विद्या को लेकर ही, एजुकेशन को लेकर ही दिए गए हैं। वो सूत्र समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो मैंने कल आपको फार्मूला बताया था, आप डिसीजन उसी से ही लेंगे। ये आपको उस एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में आपको बताता है। जो आज हम सूत्र बताने जा रहे हैं वो एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में बताता है। और भी चीजें उसी के साथ साथ पता चलती हैं। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आपको जो लेना है वो कल मैंने जो सूत्र बताया, आप उसी से ही अप्लाई करिए। पंचमेश का नक्षत्र, पंचमेश का नक्षत्र की पोजीशन D1 चार्ट और D10 चार्ट। अंतिम निर्णय किसके लिया जाएगा? अंतिम निर्णय किससे लिया जाएगा? डिटेंस। D10। D10 से। हाँ, D10 से। लास्ट डिसीजन हमेशा D10 से ही होगा। राशि को पकड़ना है और प्लेनेट की दृष्टियां भी आपको देखनी है। ठीक, वही छोटा सूत्र था, लगा के दिखाया। अब इसमें आपको मैंने बताया कि जो हमारे पास जो विद्या का यानी एजुकेशन का जो भाव होता है, वो मेनली जो भाव है वो 2, 4 और 5 है। इसमें कुछ लोग नवा भाव भी कहते हैं। नवा भाव हायर एजुकेशन के लिए है, जो ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन मेनली जो भाव है वो 2, 4 और 5 है। दो भाव जो आप अपने घर से शिक्षा सीखते हैं, जो आपके संस्कार हैं, संस्कार है, वो दूसरा भाव है। चौथा भाव वो होता है जिस एजुकेशन को लेने में आपका मन करता है। और पांचवा भाव वो होता है जिसको लेने के लिए आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, या आपको थोड़ा सा उसको लेना पड़ता है। जब बच्चे की एजुकेशन 10th के बाद हो जाती है, तो उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आगे आगे एजुकेशन लेने की बात कही जाती है। तो इसीलिए वहां पे पंचमेश का नक्षत्र देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो दूसरा भाव है, वो आपको पता है कि नॉर्मली धन का है, परिवार का है, दाई आंख का है, राइट आई। राइट आई का भी जो दूसरा भाव ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी वाणी का, मुख का, वाणी, मुख और विद्या का है। इसीलिए आगे जब हम लोग जॉब की बात करेंगे, हम कहेंगे कि अगर दशमेश का कनेक्शन सेकंड हाउस से किसी भी तरीके से होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि अपना जो काम है वो वाणी से चलाने की कोशिश करता है। वाणी से चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो दूसरा भाव आपका है वो वाणी का भी है और मुख का भी है और विद्या का है। तो ज्यादातर आप देखिए दशमेश का कनेक्शन सेकंड हाउस से हो जाता है, तो ऐसे लोग वाणी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और वाणी का जहां प्रयोग होता है, ऐसे प्रोफेशन में वो जाते हैं। उसमें से एक प्रोफेशन टीचिंग भी है। उसमें से एक प्रोफेशन टीचिंग भी है। लेकिन और भी उसमें प्रोफेशन हो सकते हैं। आजकल जो है ऑरेटर या बोलने वाले लोग भी वहां पर आते हैं। तो वाणी, मुख और विद्या का भाव है, ज्ञान का भाव है। ज्ञान का भाव है, वाक्पटुता, कितनी अच्छी तरीके से आप बात को अपनी रख सकते हैं और आप कितने वाक्पटु हैं, मतलब बोलने में निपुण हैं। तो ये अभी आपका सेकंड हाउस ही बताएगा। और ये सब एजुकेशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलने में अच्छा होता है वो वाक्पटु भी होता है, यानी अपनी बात को सही तरीके से रख भी सकता है। तो इसीलिए वाणी, मुख, विद्या, ज्ञान, वाक्पटुता, यानी स्पष्ट रूप से बात करना। उसके साथ साथ यहां पर आपको यह भी देखा जाता है सेकंड हाउस से दानशीलता। व्यक्ति दान कर सकता है। अब दान में अगर देखें तो एजुकेशन से बड़ा कोई दान नहीं है। सुना होगा आपने शिक्षा दान महादान। तो शिक्षा का दान भी इसी से ही देखा जाएगा। तभी मैंने कहा कि अगर दशमेश का कनेक्शन सेकंड हाउस से होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन देने वाला होता है। ठीक है, यानी टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है। तो दानशीलता भी इसी के लिए है। धन के लिए आप कितना प्रयत्न करते हैं धन को इकट्ठा करने के लिए, ये भी सेकंड हाउस से ही देखा जाएगा। ठीक है। कुछ लोग बना करके बात करते हैं या बनावटी होते हैं, प्रदर्शन की भावना ज्यादा होती है। शो ऑफ जिसको कहते हैं, हर चीज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपका सेकंड हाउस ही है। उसके बाद बाद ग्रोथ का भाव भी है। ग्रोथ का भाव सेकंड हाउस है। परिवार की जिम्मेदारी आप निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, उत्तरदायित्व जिसको कहते हैं, परिवार का उत्तरदायित्व आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी आपके क्या है, सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस को यात्रा से भी जोड़ा गया है, लेकिन वो बहुत पास की यात्रा है, छोटे छोटे जगह की, बहुत दूर की यात्रा नहीं। ठीक है। आप देखिए कुछ लोग व्यक्ति बहुत अच्छी तरह चलते हैं, कुछ लोग खराब तरह चलते हैं।
तो व्यक्ति के चलने का जो ढंग है वो भी सेकंड हाउस में आता है। कैसे व्यक्ति चलेगा ये सेकंड हाउस ही बताएगा। ईश्वर में उसका, हिना मैडम आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ईश्वर में उसका कितना विश्वास है, इसीलिए बोलते हैं ईश्वर में विश्वास रखो तो सेकंड हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है। ईश्वर में उसका कितना विश्वास है ये भी सेकंड हाउस ही उसको बताता है। ठीक है। सेकंड हाउस कहीं अगर गड़बड़ होता है तो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है। तभी बोला गया झूठ बोलना पाप है, क्योंकि ये झूठ अगर आप बोलेंगे तो सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट खराब हो जाते हैं। झूठ बोलने का मतलब हो गया सेकंड हाउस आपका बलहीन है, तो झूठ बोलना भी सेकंड हाउस आता है। जो आपके हाथ और पैर में जो नाखून होते हैं, नाखून नेल, वो भी आपका सेकंड हाउस है। तभी बोलते हैं कि नाखून बढ़ना नहीं चाहिए। झूठ बोलना यानी असत्यवादिता, नाखून, चलने का ढंग अगर खराब है तो आपके ये सेकंड हाउस को खराब करते हैं। अब सेकंड हाउस खराब होने का मतलब क्या हो गया, आप समझ लीजिए आपकी एजुकेशन पर फर्क आएगा, आपकी धन संपत्ति ज्यादा नहीं जुड़ पाएगी। इसीलिए लोग बोलते हैं ठीक से चलो, झूठ ना बोलो, परिवार की जिम्मेदारी उठाओ। अगर ये गड़बड़ है तो लोग परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाते। ईश्वर में विश्वास रखो। तो ये सब चीजें आपके सेकंड हाउस को क्या करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं। और यही एटिकेट में भी आता है, ये सारा एटिकेट में भी यही आता है। नाखून, नाखून बढ़ने नहीं चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति के बड़े बड़े नाखून आप देखते होते या गंदे रहते हैं तो उसकी धन की स्थिति खराब होती है। मैंने अपनी कुंडली में उसको बहुत देखा है, इसीलिए नाखून में बढ़ने नहीं देता हूं। ठीक है ना। आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये छोटी छोटी बातें हमको सिखाई थी, और उसका क्यों था इसका आंसर आपको ज्योतिषी दे पा रहे। बाकी लोग कहते नाखून नहीं काटेंगे तो क्या होगा, सही नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, आपका सीधा बैंक बैलेंस हिट करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस संचित धन का है। जो आप बचपन में क्या नाम है एजुकेशन लेते हैं, जिसको आप बोलते हैं संस्कार, ये भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। इसीलिए संस्कारी होना बहुत जरूरी है, संस्कारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति कितना जो है सभ्य है, विनयशील है, तो विनयशीलता का भाव भी सेकंड हाउस है। विनयशीलता का भी भाव क्या है, सेकंड हाउस है। ठीक है। तो इतनी सारी चीजों का इसपे से क्या करते हैं, इससे आप विश्लेषण करते हैं और चीजों को समझ पाते हैं। तो अगर इनमें से जो बातें मैंने आपको बताई, तो जो निगेटिव बात बताई अगर आप उसको लाइफ में अपने बढ़ाएंगे तो भी आपका बैंक बैलेंस डिस्टर्ब होगा, तो भी आपका बैंक बैलेंस डिस्टर्ब। और बच्चों के लिए बैंक बैलेंस का मतलब हो गया एजुकेशन, तो बच्चों की एजुकेशन भी खराब होगी। तो ये यहां से आप इन चीजों नेगेटिव बातों को हटा करके पॉजिटिव बात की तरफ लेके जाएंगे, तो जब तक आप स्टूडेंट लाइफ है तब तक आपकी धन की स्थिति बढ़ेगी, और जब आप अपने पैर पे कमाने लगेंगे तो आपका बैंक बैलेंस को वो बढ़ाएगा। इसी प्रकार से अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ हाउस की, तो सबको पता है कि फोर्थ हाउस सुख का है, माता का है, वाहन का है, यात्राएं भी हैं। जो सगोत्र वाले होते हैं, जो आपके परिवार, जो सगोत्र, जो आपके अपने ही गोत्र के जो है, गोत्र समझते हैं ना सब लोग, जो भी आपके अपनी गोत्र है, जो भी गोत्र है उसके जो भी आपके परिवार वाले हैं वो सब फोर्थ हाउस में ही आएंगे। अचल संपत्ति है, ये सब तो पता ही है। इसके साथ साथ यहां पर चौथा भाव तालाब का भी है, ये उपाय करने में काम आएगा। चौथा भाव तालाब का भी है, कुएं का, कुआं है, जल है, कुआं है, जल है, बावड़ी जिसको बोलते हैं बावड़ी, पेड़ भी है, पेड़ भी है, सुगंध भी है। इसीलिए घर में अगर सुगंध रहता है तो घर का माहौल अच्छा रहता है। सुगंध भी है। आपके ससुर का भाव भी
चौथा है, क्योंकि आपकी पत्नी के भाव से वो 10वां है। पत्नी का भाव 7वां हो गया और वहां से 10वां भाव, पति या पत्नी कोई भी हो, तो आपके ससुर का भाव भी चौथा है। तो आप चौथे भाव को देख करके अपने ससुर के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा विद्या का भाव है। कैसी विद्या? क्योंकि चौथा भाव मन है, तो मानसिक विद्या का भाव ये है। मानसिक विद्या का भाव भी ये है। अब देखिए एक चीज यहां पे आती है, जो स्टूडेंट लाइफ में जो लोग लव अफेयर करते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, अविवाहित स्त्री का से जो प्रेम प्रसंग होता है, यानी स्टूडेंट लाइफ में जो प्रेम प्रसंग होता है, वो सब बच्चों की तो शादी होती नहीं है, उसका भाव भी चौथा ही है। अब अगर आपने अपने चौथे भाव को इन सब चीजों में लगा दिया, तो आपकी मानसिक स्थिति तो खराब हो जाएगी ना। और मानसिक स्थिति खराब होगी तो आप एजुकेशन नहीं ले सकते। अब जो चौथा भाव है वो कहां तक की एजुकेशन तक का, कहां की एजुकेशन तक का है? जो आपका 10th 12th का भाव है। क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन लगभग लगभग 12th के बाद ही लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे कि मेडिकल करेंगे। तो 10th 12th तक का भाव आपका चौथा है। एकदम बेसिक एजुकेशन वो सेकंड है, जिसको आप अपने घर की शिक्षा बोलते हैं। थोड़ा आप समझने लगते हैं, आपको पढ़ने में मजा आने लगती है, तो आपका चौथा भाव है। लेकिन वहीं पर जो प्रेम प्रसंग का भाव है, जो टीनेजर में अक्सर लोग गलतियां करते हैं, उसका भाव भी चौथा है। तो कब व्यक्ति की, और जो ये प्रेम प्रसंग का भाव है, ये तब स्टार्ट होता है जब चौथा भाव मैलेफिक प्लेनेट के द्वारा ग्रस्त हो, या मैलेफिक प्लेनेट वहां पर हो, या चतुर्थेश की स्थिति खराब हो, तभी इस प्रकार के प्रेम प्रसंग। और स्पेशली वहां पे राहु का बड़ा रोल होता है और शुक्र का, क्योंकि राहु रहस्यमयी चीजों को स्टार्ट कराता है। शुक्र के साथ होने से व्यक्ति आकर्षित होता है इन सब चीजों में, और चंद्रमा मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो राहु शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अगर खराब होकर के चौथे भाव में है, तो व्यक्ति इन सब लफड़ों में फंस करके अपने इंपॉर्टेंट टाइम, अपने क्रूशियल टाइम को खराब कर देता है, जिससे उसको जीवन भर दुख झेलना पड़ता है। अब दुख क्यों? क्योंकि चौथा भाव सुख भी है तो दुख भी होगा। जहां से सुख आया है वहीं से तो दुख आएगा। अगर आपने इन सब चीजों में पढ़ करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया, तो आपकी लाइफ में सुख नहीं रहेगा, फिर दुख ही रहेगा। इसीलिए पहले के समय में इन सब चीजों को अच्छा नहीं माना जाता था। इसका मतलब है कि सीधा आपका बच्चा पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि चौथा भाव आपकी मानसिक रूप से जो आप पढ़ाई करते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, उसका है। अगर चौथे भाव में इन सब प्लेनेट की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो आप देखिएगा वहां पे ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। वहां पे ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। तो इसीलिए मना किया गया, सिंपल लिखा गया है, भावार्थ रत्नाकर में लिखा है, अविवाहित स्त्री का सुख यानी प्रेम प्रसंग। ठीक है, ये आपका 4th हाउस। इस सब चीजों से बच्चों को बचाना चाहिए, वरना क्या खराब हो जाता है? एजुकेशन खराब हो जाता है। कहां तक की? 12th तक की। अब 12th तक की एजुकेशन खराब हो गई तो आगे क्या वो कर पाएगा? ठीक है। इसके साथ साथ पिता का क्या व्यापार है, पिता का क्या व्यवसाय है, वो भी आपको चौथा भाव ही बताए। पिता का व्यवसाय 10वें से 7वां है, इसलिए भोजन निद्रा का सुख आपको मिल रहा है। निद्रा का सुख, नींद 12वां है लेकिन उसका सुख चौथा है, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक स्थिति जब अच्छी होती है, तभी वो नींद का सुख ले सकता है, तभी वो नींद का सुख ले सकता है। राज्य अधिकार, राज्य अधिकार, ये भी आपका चौथा हाउस ही बताएगा। तो चौथा भाव समझ में आ गया किन किन चीजों का है, और किससे कैसे ये रिलेट करता है हमारी एजुकेशन को, वो आप लोग सब लोग को समझ में आ गया। अब यहां पर 5वें भाव की जब भी बात करी जाएगी,
देखिए चौथे भाव सुख का भाव है, और बृहस्पति बृहस्पति चौथे भाव में उच्च के होते हैं अगर आप मेष राशि की कुंडली बनाए काल पुरुष की तो। इसीलिए बृहस्पति को सुख का कारक प्लेनेट भी बताया गया है। तो सादृश्य सिद्धांत के अनुसार जब दो चीजें यानी भाव और प्लेनेट एक जैसे अपने गुणों को शो करने वाले मिलेंगे तो वो चीजों की अधिकता हो जाएगी। इसीलिए चौथे भाव में बृहस्पति चाहे जिस राशि में आपका बैठा हो, अगर अच्छी राशि में, मित्र राशि में, स्वराशि में उच्च का है तो व्यक्ति सुखी होता है, व्यक्ति सुखी होता है। तो सुख, अब सुख बहुत प्रकार का हो सकता है, बहुत प्रकार का हो सकता है। सुख को देखने के लिए बृहस्पति को देखना बहुत जरूरी है और चौथे भाव को देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर लोग क्या करते हैं, चंद्रमा को देखने लगते हैं। चंद्रमा मानसिक स्थिति को दर्शाता है, सुख को नहीं दर्शाता। मानसिक स्थिति वैसे अच्छी है तो सुख होगा, लेकिन सुख का कारक प्लेनेट आपके बृहस्पति है, इस भाव को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो पांचवा भाव है वो मेन आपकी एजुकेशन का है, कला कौशल, मतलब आप कितने स्किल्ड होंगे। इसीलिए जब भी सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है तो चौथे भाव से मैंने आपको देखना सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं दिखाया कि चतुर्थेश का नक्षत्रपति कहां है, ये सब मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि चौथा भाव क्या है, मानसिक रूप से कितने आप स्ट्रांग हैं और मन लगेगा कि नहीं लगेगा ये चौथा भाव बताएगा। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आते कहते पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो चौथा भाव खराब। जब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है इसका मतलब चौथा भाव खराब है। और आप कौन सी एजुकेशन ले जो अपने आप को स्किल कर सके, जिसको कला कौशल कहते हैं, ये आपका पांचवा भाव है, ना कि चौथा और दूसरा। इसीलिए पंचमेश का नक्षत्रपति ही सबको देख करके ही सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, जो मैंने आपको कल सूत्र बताया। इसके अलावा आप कितने नीति कुशल होंगे, नीति कुशल समझते हैं ना, मतलब कितने आप, मतलब दिमाग आपका काम करेगा नीतियों पर। नीति कुशल, नीति कुशल को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, नीति कुशल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एथिकल एथिकल क्या? एथिकल? एथिकल एथिकल। अच्छा, ठीक है, एथिकल भी हो सकता है, नीति कुशल। बुद्धि का भाव, कितनी बुद्धि है। इसीलिए व्यक्ति के पंचम भाव में जब स्लो मूविंग प्लैनेट बैठते हैं, स्लो मूविंग, जैसे शनि, दूसरे नंबर पर बृहस्पति, तो व्यक्ति की बुद्धि धीमे चलने वाली हो जाती है। जबकि इसमें फास्ट मूविंग प्लैनेट का बैठना ये बताता है, जैसे चंद्रमा का बैठना बताता है, लेकिन अच्छे चंद्रमा का। अब पता चला किसी का बृहस्पति मतलब चंद्रमा बैठे हैं पंचम भाव में और आपने कह दिया कि भाई बुद्धि बहुत तेज होगी, और पता चला नहीं है, तो क्या देखा जाएगा? कोई भी प्लेनेट जब देखा जाए तो आप उसकी स्थिति पे जरूर विचार करिए कि वो मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, कि नीच के हैं कि उच्च के हैं कि मूल त्रिकोण राशि। तो हमने बोला पंचम भाव में शनि बैठे हैं और पंचम भाव बुद्धि का है, तो व्यक्ति धीमे धीमे सोचने वाला होगा, लेकिन जो सोचेगा वो स्थायित्व तो सोचेगा, स्थायी रूप से सोचेगा। लेकिन ये तभी सही होगा जब शनि अपने मित्र राशि या अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। लेकिन वहीं पे शनि अगर नीच के हैं या किसी तरह से शत्रु राशि में, तो व्यक्ति एक तो धीमा सोचेगा और उसको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल होगा। और पंचम भाव में अगर शनि बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो ये ठीक है कि वो धीरे धीरे समझेगा, लेकिन अगर एक बार समझ गया तो वो जल्दी भूलेगा नहीं, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि से थोड़ा फास्ट चलते हैं बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति बुद्धि मतलब एक तो है ही है, शुभ ग्रह है, और अगर पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तब भी ये देखा जाता है
कि व्यक्ति थोड़ा स्लो लर्निंग होता है, लेकिन वो स्लो लर्न करने पर वो अच्छी चीजों को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि बृहस्पति कैसे हैं, किसी प्लेनेट को अच्छे एट्रीब्यूट देगा कि खराब एट्रीब्यूट देगा, ये उसकी राशि पर निर्भर करता है, वो किस राशि में गया है। अक्सर हम लोग गलती यही करते हैं, हमसे भी शुरू में यही गलती होती थी कि हमने पढ़ लिया कि पंचम भाव में शनि ऐसा असर दे रहे हैं और राशि को देखा ही नहीं। तो कभी कभी हम लोग की बात मतलब शुरुआत में हमारी गलत भी हो जाती थी। फिर कहता नहीं, हम ऐसा तो नहीं है, समझ में आ जाता है, हाँ थोड़ा सा धीमे आता है लेकिन ठीक आता है। तो भाई शनि बैठे हैं तो धीमा करेगा, लेकिन चूंकि वो अच्छे होकर के बैठे हैं तो अच्छा करेगा। और वहीं चंद्रमा अगर बैठे हैं, अच्छे होकर बैठे हैं तो जल्दी कर लेगा लेगा। लेकिन अगर चंद्रमा खराब होकर के बैठे हैं तो जल्द वो अस्थिर बुद्धि का होगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं ना, अस्थिर बुद्धि का होगा। और एक बहुत तेज बुद्धि और अच्छी बुद्धि, तो चंद्रमा उच्च के या अच्छे जगह बैठे हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब ऐसा होगा। तो एक ही प्लेनेट अपना पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है और नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। ये बात हमेशा राशि डिसाइड करेगी, और बाकी के प्लेनेट जो उस पर दृष्टि दे रहे हैं वो डिसाइड करेंगे। इसीलिए बुद्धि का बड़ा प्रयोग है, और वहां पे प्लेनेट बहुत डिसाइड करते हैं। सबसे धीमे चलने वाला शनि, शनि से धीमे चलने वाले राहु केतु हैं। शनि से तेज, सॉरी उल्टा बोल गए, शनि से तेज चलने वाले राहु केतु हैं। राहु केतु से तेज चलने वाला बृहस्पति है। बृहस्पति से तेज चलने वाला कौन हो जाएगा? मंगल। फिर मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र और बुध। तो तेज चलने वाले प्लेनेट बैठे अच्छा है, लेकिन वो अच्छी स्थिति में बैठे, षडबल में मजबूत होने चाहिए, शुभ ग्रह का प्रभाव होना चाहिए, अपनी मित्र राशि में बैठे। केवल आप प्लेनेट ही नहीं देख लेंगे, इसीलिए बुद्धि का भाव आपका पांचवा भाव कहा गया है। पांचवा भाव कहा गया है आपका। वैसे तो ये बातें यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट से अलग है, मतलब है ज्योतिष का ही पार्ट, बट चूंकि हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उससे अलग है, फिर बता देते हैं। कुछ भी व्यक्ति का पेट बढ़ जाता, पेट बढ़ जाता है, तो पेट निकलना पंचम भाव बताता है, पंचम भाव बताता है। अब देखिए गणेश जी को देखिए, उनका सर भी बड़ा और पेट भी बड़ा है, बुद्धि के इसीलिए जाता है। पेट भी बड़ा है, इसीलिए बुद्धि के जाता, बोलते हैं ना पेट बड़ा होना चाहिए, यानी चीजों को आप रख सके, चीजों को रख सके। जो फैट वाले प्लेनेट हैं बृहस्पति का पंचम भाव में जब होते हैं, तो व्यक्ति का थोड़ा सा पेट बढ़ा हुआ होता है, या पंचम भाव की दृष्टि हो, इस प्रकार से पंच बृहस्पति का असर आता है तो होता है। लेकिन सुखाने वाले प्लेनेट शनि, राहु, उन केस में नहीं होगा, पेट नहीं निकलता। ठीक है। बाकी खान पान पे भी डिपेंड करता है, खान पान पे भी डिपेंड करता है, एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है, उसके बावजूद भी ये स्थितियां आती। मैनेजमेंट की स्किल, आप किसी भी चीज को कैसे मैनेज करते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां की चीजों को, या जो आप काम कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट आपका कैसा है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी तो मैनेजमेंट होता है ना। इसीलिए पंचम भाव में अगर पंचमेश बैठता है तो व्यक्ति को बोलते हैं कि मैनेजमेंट की पढ़ाई करो भाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई करो। तो पंचम भाव मैनेजमेंट का भी है, मैं हर चीज का मैनेजमेंट, व्यक्ति कितनी बढ़िया तरीके से हर काम को उसने मैनेज किया हुआ है, ये पंचम भाव की बल को दिखाती है। जो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं उनकी भी एजुकेशन डिस्टर्ब रहती है। तो एक चीज को एक्टिवेट करके हम दूसरी चीज को संभाल सकते हैं, या एक चीज की निगेटिव चीजों को खत्म करके पॉजिटिव चीज को बढ़ा सकते हैं पूरे हाउस के।
ठीक है। इसके अलावा गुप्त बात कितनी आप छुपा सकते हैं, रख सकते हैं अपने पेट में। तभी तभी गणेश जी को बोला गया कि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वो अपने अंदर बातों को बहुत सारी रख सकते हैं। तो कितनी गुप्त बातों की आप रक्षा कर सकते हैं, यानी गुप्त बातें जो हैं उनको आप किसी को बताते नहीं, अपना रहस्य नहीं बताते। ये भी पांचवा भाव है। ये भी पांचवा भाव है। जो मैकेनिकल मैकेनिकल एजुकेशन होती है, मैकेनिकल मतलब वही टेक्निकल एजुकेशन भी पांचवा भाव इंडिकेट करता है। क्योंकि उसको पहले बोलते थे यंत्र आदि सिद्धि। यंत्र आदि सिद्धि का मतलब क्या है? यंत्र क्या, मशीन है ना। मशीन है ये यंत्र आदि सिद्धि। तो मशीन से रिलेटेड यानी टेक्निकल एजुकेशन एक प्रकार की है। खुद पिता उस टेक्निकल एजुकेशन को ही इंडिकेट करेगा। ठीक है। इसके अलावा पिता की विचारधारा कैसी है, ये पंचम भाव बताता। पिता की विचारधारा भी पंचम भाव ही बताएगा। ठीक है। बाकी तो बता ही दिया, आप में विवेक कितना है, बुद्धि कितनी है, ये सब तो बताएगा ही बताएगा। और इसके अलावा मंत्री पद की प्राप्ति। मंत्री पद की प्राप्ति ये आपको कौन बताएगा? ये आपको जो है पांचवा हाउस बताएगा। चौथा भाव मैंने बताया था राज्य की प्राप्ति, यानी सिंहासन की प्राप्ति, यानी राजा की, यानी कि आप कहीं पे बॉस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो चौथा भाव है, सिंहासन की प्राप्ति। और पांचवा भाव जो हो जाएगा वो क्या होगा? मंत्री पद की प्राप्ति। मंत्री पद की प्राप्ति आपका पांचवा भाव होगा। ठीक। इसी के साथ साथ यहां पे ये भी देखते हैं हम लोग, दूर देश की बात भी पांचवा भाव दिखाता है। मन की स्थिरता, मन की स्थिरता भी पांचवा भाव आपको दिखाएगा। ठीक है। तो इतनी चीजों को हम लोग यहां पे देखेंगे। अब आते हैं सूत्र पर। जैसा प्लेनेट आपके चौथे घर में बैठेगा, व्यक्ति की एजुकेशन वैसी होगी। जैसा प्लेनेट चौथे घर में बैठेगा, व्यक्ति की पढ़ाई में मन वैसा ही होगा। जैसे बताया, शुक्र बैठे, चंद्रमा बैठे, तो व्यक्ति कैसी एजुकेशन लेगा? शुक्र और चंद्रमा में कैसी लेगा? शुक्र और चंद्रमा की जो एजुकेशन होगी वो कलात्मक होगी। कलात्मक कलात्मक एजुकेशन होगी। बुध का बैठना, बुध क्या होता है? जो गणित, हिसाब किताब। मंगल आपका लॉजिक का प्लेनेट है, लॉजिक। इसीलिए मंगल किसी के पंचम भाव में बैठता है तो उसकी बुद्धि जो है बड़ी लॉजिकल होती है। वो ऐसे आसानी से चीजों को नहीं सोचेगा, लॉजिकल किसी भी चीज को सोचता है। अगर मंगल किसी का पांचवें भाव बैठता है तो बृहस्पति वेद, धर्म शास्त्र, न्याय शास्त्र, जुडिशरी डिपार्टमेंट, ये बृहस्पति के अंडर में आते हैं। तो चौथे भाव का कनेक्शन अगर इनसे होता है, बृहस्पति से, तो व्यक्ति का मन लगता है न्याय विभाग में जाना, धर्मों की पढ़ाई करना, वेदों की पढ़ाई करना। और शनि जो है गंभीर है, गंभीर दार्शनिक है, दूरदृष्टि देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हिस्ट्री, दार्शनिक, फिलॉसफी, ये सब आपके शनि के अंडर में आएंगे। ये सब आपके शनि के अंडर में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? बाकी शुक्र का बता देगा, सूर्य आपके डॉक्टर प्लेनेट है, वैद्य कारक। इसीलिए चौथे और पांचवें भाव से कनेक्शन अगर सूर्य का होता है तो व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है। राहु भी डॉक्टर है, ऐसा डॉक्टर जो कि विष को खत्म करता है और रहस्यमयी भी है, रहस्यमयी भी है। ठीक है। इसीलिए बताते हैं, सूर्य के साथ साथ अगर पंचम भाव में बुध अथवा राहु हो जाए, सूर्य के साथ पंचम भाव में बुध अथवा राहु हो जाए, तो व्यक्ति जो है डॉक्टर की एजुकेशन ले सकता है, मेडिकल एजुकेशन ले सकता है। क्योंकि सूर्य खुद एक वैध कारक है,
बुध तो बुद्धि है ही है। अब सूर्य के साथ बुध आ जाए या राहु आ जाए, राहु अगर आ जाएगा तो क्या होगा, तो वो एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया जो विष होते हैं, विष, बेहोश करना, ये सब की चीजों पे वो अच्छी तरह काम कर सकता है। तो सूर्य बुध अथवा राहु का कनेक्शन पांचवें भाव से होने से व्यक्ति मेडिकल एजुकेशन में जा सकता है या जाता है। अगर इन्हीं का कनेक्शन चौथे भाव से हो जाए, इन्हीं का कनेक्शन अगर चौथे भाव से हो जाए, तो व्यक्ति का ये सब पढ़ाई पढ़ने का मन करता है। और पांचवें भाव से हो जाए तो उधर बुद्धि उसकी चलती है, उधर उसकी बुद्धि चलती है। और ये बात लिख लीजिएगा, सूर्य और राहु दोनों ही डॉक्टर के प्लेनेट हैं, डॉक्टरी प्लेनेट हैं। राहु का मतलब होता है विष से, और सूर्य तो खुद ही आरोग्यता के कारक हैं, इसीलिए वैद्य की पढ़ाई ये देते हैं। अकेला बुध अगर इन घरों में होते हैं तो व्यक्ति ज्योतिष या हिसाब किताब, अकाउंटेंसी, इन सब की तरफ लिंक करता है, इन सब की तरफ लिंक करता है। अगर सूर्य और बुध पंचम भाव में हो तो व्यक्ति ज्योतिष विद्या में या हिसाब किताब वाली विद्या में बड़ा निपुण होता है। हिसाब किताब विद्या जो गंभीर सब्जेक्ट है, हिसाब किताब जिसमें रखना है, उसमें निपुण होता है। ठीक है। और अगर वहां पे सूर्य बुध अगर वहां पर हैं और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति की कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि शनि गंभीर है ना, शनि क्या है, गंभीर है, इसीलिए कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रांग करता है। ठीक है। सूर्य और बुध आपको बहुत छोटी छोटी बातों को समझने की शक्ति देगा। सूर्य और बुध बहुत छोटी छोटी बातों को समझने की शक्ति देता है, इसीलिए इसका संबंध डॉक्टरी प्लेनेट के साथ है, ज्योतिष से के साथ है, और भी ऐसी विद्याएं जिसमें आपको हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना होगा, वो सूर्य और बुध ही आपको दे सकता है। ठीक है। और शनि उसमें गंभीरता लाता है, इसीलिए शनि की दृष्टि उसमें गंभीरता लाने का काम करती है। और मंगल का वहां पर हो जाना सूर्य और बुध के साथ, तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को समझता है बड़े लॉजिकल तरीके से। कुछ लोग हर बात का आंसर ऐसा देंगे कि बहुत लॉजिकल लगेगा, या वो ऐसी बात को सोचेंगे एकदम लॉजिकल होगी। तो लॉजिक का प्लेनेट ही आपका मंगल है, ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार अगर दूसरे भाव में सूर्य और मंगल हो तो व्यक्ति ना ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा होता है, ग्रुप डिस्कशन में तर्क बढ़िया बढ़िया देता है, क्योंकि मंगल वहां पर आ गया, मंगल लॉजिक का प्लेनेट है, तो वो आपको तर्क अच्छे देने की बात करेगा, लॉजिक आप बढ़िया उसमें दे सकते हैं। और अगर पंचम भाव में सूर्य शनि हो गए और बुध भी आ गए तो वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र जो वेद या उसमें जो छिपी रहस्य की बात को वो समझने वाला होता है। स्पेशली सूर्य और मंगल का विद्या भाव से संबंध, यानी दूसरे और पांचवें भाव से संबंध व्यक्ति को, अगर वो अच्छे संबंध बना रहा है, अच्छे मतलब उच्च का है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई की तरफ बहुत लॉजिकल होता है, उसका ब्रेन बहुत शार्प होता है। सूर्य और मंगल का बुध वहां पर और अच्छा करेगा। लेकिन अगर यही प्लेनेट सूर्य मंगल और बुध
खराब अवस्था में आ जाए, नीच के आ जाए, शत्रु क्षेत्र में आ जाए, तब व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता सही समय पर। तब व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है सही समय पर। और बुध मेमोरी पावर भी है, इसीलिए कुंडली में बुध की खराब स्थिति आपकी मेमोरी पावर को डिस्टर्ब करती है। बुध की खराब स्थिति मेमोरी पावर को डिस्टर्ब करती है। शनि फिलॉसफी है, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कितना दार्शनिक है, दार्शनिक मतलब आप आगे की सोच पा रहे हैं, ये शनि का काम है। शनि का काम है। इसीलिए सूर्य और बुध बड़ी माइन्यूट में आप घुस जाएंगे, और शनि आपको आगे की सोचने की शक्ति देगा, जिसको आप बोलते हैं दार्शनिक, जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि शनि बहुत दूर है। तो मंगल का कनेक्शन लॉजिक देगा, सूर्य बुध का कनेक्शन पंचम भाव या पंचमेश के साथ व्यक्ति को जो है बहुत छोटे, मंगल कनेक्शन लॉजिक बनाएगा, सूर्य बुध बहुत छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करेगा, शनि आगे की बात को समझाएगा, दार्शनिक बनाता है, और बृहस्पति इन सब बातों को बढ़ाने वाले होते हैं। बुध आपकी मेमोरी पावर भी है, और हिसाब किताब भी है। इसीलिए सूर्य और बुध का कनेक्शन केंद्र और त्रिकोण भाव हो से होने पर व्यक्ति मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा रहता है। सूर्य और बुध का कनेक्शन केंद्र या त्रिकोण में होने से व्यक्ति की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है। शुक्र आ जाए, चंद्रमा आ जाए, व्यक्ति को कलात्मक कला की तरफ लेके जाते हैं, व्यक्ति कविताएं लिखता है, कविताएं कर भी सकता है अगर दूसरा भाव भी साथ दे रहा है उसका, तो दूसरा भाव भी अगर उसका साथ दे रहा है तो। एक सूत्र है कि राहु जिसका भी पंचम भाव में अपनी मित्र राशि में बैठा हो, अच्छी स्थिति में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति दूसरे के मन की बात को बहुत आसानी से समझ जाएगा। पंचम भाव में कोई भी व्यक्ति, पंचम भाव में राहु किसी का अच्छा होकर के बैठा हो, तो व्यक्ति दूसरे की बात को समझने वाला होता है। उसके अंदर एक ऐसी विद्या है जो दूसरे की बात को समझ जाती है, दूसरे के मन की बात को समझ जाएगा। इसी में कथा है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो, और विष निकला, तो विष को तो शंकर जी ने ले लिया था, लेकिन अमृत का पान लक्ष्मी, जो विष्णु जी की जो शक्ति थी, मोहिनी का रूप शायद रख करके आई थी, और वो देवताओं को अमृत पिला रही थी। इस बात का पता केवल राहु को ही लगा था, क्योंकि राहु दूसरे की मन की बात को समझ जाता है। इसलिए राहु ने देव का रूप धर करके देवताओं की रो में आके बैठ गया था, जिसको विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। तब से उसका सर अलग और धड़ अलग हुआ, राहु केतु की उत्पत्ति बताई गई। तो ये कथा हमको ये बात बताती है कि राहु दूसरे के मन की बात को बहुत आसानी से समझ जाता है। सादृश्य सिद्धांत के अनुसार, सादृश्य सिद्धांत ये कहता है किसी भी दो सेम चीज का आपस में कनेक्शन होना उस चीज की बढ़ोतरी करता है।
पंचम भाव विद्या बुद्धि का, राहु दूसरे की मन की बात को समझने वाला, तो वो भी कहीं ना कहीं बुद्धि का। तो पंचम भाव में राहु हमेशा ऐसे व्यक्ति दूसरों की मन की बात को जानने वाले होते हैं। अच्छा राहु लेकिन होना चाहिए, तभी वहां पर ये बातें सही आ जाएंगी, वरना नहीं आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहां पर एक बात और आती है, मतलब ये थोड़ा सा टॉपिक अलग है, मतलब इसी ज्योतिष का ही पार्ट, पार्ट तो सब ज्योतिष का, बट थोड़ा सा एजुकेशन का पार्ट नहीं है। अब चूंकि लिखा है तो मैं बता देता हूं आपको, लगाइएगा भी कुंडली में। चौथे भाव में राहु माता की लंबी उम्र देता है। चौथे भाव में राहु माता की लंबी उम्र देता, भले माता बीमार हो। बीमार तभी होंगी जब राहु खराब होगा चौथे भाव में। राहु हमेशा पृथ्वी तत्व राशियों में अच्छा फल देता है। राहु हमेशा पृथ्वी तत्व राशियों में अच्छा फल देता है, 2 6 10। वैसे बुध की राशि तो उसकी अपनी राशि है, ठीक है। और चूंकि राहु एक धुआं है, इसलिए वायु तत्व राशि में भी उसका फल अच्छा होता है, लेकिन जल तत्व और अग्नि तत्व में उसका फल अच्छा नहीं होता राहु का। यानी 1 5 9 और 4 8 12। तो राहु चौथे भाव में अगर पृथ्वी तत्व या वायु तत्व की राशि में बैठे, तो माता की उम्र को लंबी बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धांत है शनिवत राहु, केतुवत कुजवत केतु और शनिवत राहु। यानी राहु शनि की तरह काम करता है और केतु मंगल की तरह काम करता है। जिस प्रकार से हिंसात्मक प्रवृत्ति मंगल में होती है, केतु में भी हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार से मंगल जल्दी जल्दी चलता है, केतु भी अपने काम को जल्दी जल्दी देने का प्रयत्न करता है। लेकिन शनिवत राहु है, शनि धीमे धीमे चलता है, तो राहु भी धीमे धीमे ही काम करता है। तो जब ऐसा राहु चौथे भाव में बैठेगा, शनिवत जैसा काम करेगा, तो माता की उम्र को लंबा कर देगा, धीरे धीरे धीमा कर देगा, यानी लंबा कर देगा। ये इसका सिद्धांत है और ये इसका लॉजिक है। इसीलिए बोलते हैं चौथे भाव में बैठा अच्छा राहु माता की उम्र को लंबा करेगा, लेकिन शर्त क्या है कि वो राहु अच्छा होना चाहिए। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का दूसरे भाव में बृहस्पति हो, और ऐसा बृहस्पति जो कि या तो उच्च का हो या अपनी राशि का हो या अपने मित्र की राशि का हो, इसमें से जितना वो अच्छा होगा, यानी उच्च का सबसे अच्छा, तो व्यक्ति की वाणी में, व्यक्ति की वाणी में ज्ञान झलकता है। जब भी वो बात करेगा तो ऐसी बात करेगा जो लोग जनरल व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे, वेदों की बात उठा के करेगा। उसकी वाणी में ज्ञान झलकेगा। समझ में आई बात नहीं है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखें जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनको इतनी नॉलेज आई कहां से। उनके बृहस्पति सेकंड हाउस में उच्च के होकर के बैठते हैं। व्यक्ति की वाणी में वेदों की भाषा, ज्ञान की भाषा आपको छिपी हुई मिलेगी। इसीलिए दूसरे भाव में अगर बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति धर्मशास्त्र और न्याय शास्त्र यानी लॉ आदि के निपुण हैं।
अगर यहां पर बृहस्पति बलवान स्थिति में है और द्वितीयेश उनकी नजर में है, मतलब उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाणी में बृहस्पति का असर जरूर आपको देखने को दिखाई दे। अगर बृहस्पति दूसरे भाव में ना हो, लेकिन द्वितीयेश बृहस्पति के साथ, द्वितीयेश बृहस्पति के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो अच्छी स्थिति में, शत्रु राशि और नीच के नहीं हो, तो भी व्यक्ति बहुत सारे ज्ञान को आसानी से अर्जित कर लेता है। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे लोगों को न्याय के क्षेत्र में जाना चाहिए, लॉ की फील्ड में जाना चाहिए, या धर्म का बहुत गहरा नॉलेज इनको होता है, संस्कार इनके छलकते हैं। जिनका बृहस्पति के साथ द्वितीयेश केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में हो, अशुभ ग्रहों से दूर हो, अशुभ ग्रहों से दूर हो, जो भी आप नॉलेज वाले व्यक्ति को देखें तो आपको ये जरूर ये चीजें समझ में आएंगी। मकर लगन की एक कुंडली बनाइए, लगन में मंगल लिखिए, चौथे भाव में सूर्य लिखिए, पांचवें भाव में चंद्रमा बुध और केतु लिखिए, छठे भाव में शुक्र लिखिए, सातवें भाव में बृहस्पति लिखिए, 11वें भाव में शनि और राहु लिखिए। यहां पर देखिए आपको इस व्यक्ति का ज्ञान कितना डीप में समझ में आएगा। द्वितीय शनि जो कि दार्शनिक खुद हैं, राहु के साथ बैठ करके, जो राहु ने शनि के प्रभाव को बढ़ा दिया, बैठ करके 11वें घर में बैठे हैं और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। ये श्री श्री रविशंकर जी की कुंडली है, श्री श्री रविशंकर जी की कुंडली है। आप देख लीजिए, स्पीच देते हैं, धर्म से संबंधित बात करते हैं, पंचमेश सॉरी गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस के लॉर्ड पर, वो भी 11वें भाव में बैठा गुरु शनि, और शनि दार्शनिक, कभी कभी इनकी बातें रहस्यमयी भी हो जाती हैं। शनि का पूर्ण असर ली पड़ी। पंचम भाव में चंद्रमा और बुध की स्थिति केतु के साथ स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाती है, बुद्धि में स्पिरिचुअलिटी है। पंचम भाव में चंद्रमा और बुध है जो कि उच्च का चंद्रमा है, इनके दिमाग को बहुत तेज बनाने की कोशिश करता है। इनके बारे में आपने सुना होगा कि इनको बचपन में पूरी वेद इन्होंने स्टडी कर ली और इनको गीता बचपन में पूरी याद हो गई। आप प्लेनेट की स्थिति देखेंगे तो अपने आप आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी, जो मैंने जैसा बताया, जैसा आपको यहां पर बताया। क्लियर हो गई बात। बुध भी बड़े स्ट्रांग होकर के सप्तमेश के साथ बैठे हैं, और सप्तमेश खुद यानी चंद्रमा खुद पंचम भाव में बैठे हैं, जो कलात्मक चीजों के रिप्रेजेंट करते हैं। तो संगीत कला इधर ही की तरफ इनका रुझान भी होता है, इधर इनका रुझान भी होता है। एक दूसरी कुंडली बनाइए वृषभ लगन की। चौथे भाव में लिखेंगे मंगल बुध सूर्य, पांचवें भाव में गुरु और शुक्र, सातवें भाव में राहु, नहीं गलत बोल दिया मैंने, छठे भाव में राहु होना चाहिए, छठे भाव में राहु, सातवें भाव में शनि, आठवें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में केतु।
पंचम भाव बुद्धि का, उस पर दो दो शुभ ग्रह, ज्ञान के ग्रह का पूर्ण प्रभाव दिख रहा है आपको। बृहस्पति और शुक्र का। सदगुरु के बारे में अगर आपने सुना हो, सदगुरु, उनकी बातें लॉजिकल नहीं, बहुत ज्यादा लॉजिकल होती। किसी भी चीज के बारे में आप उनसे सुनिए, लॉजिकल बातें। लॉजिक का प्लेनेट कौन सा है? मंगल। बातें कौन सी बल प्लेनेट है? द्वितीयेश। और बात का कारक कौन है? बुध। दोनों की युति केंद्र में हुई पड़ी। किसके साथ हुई पड़ी है? सूर्य के साथ। बहुत ही बारीक बातें, बहुत ही बारीक बातें। अगर आप उनकी बात को सुनते हो सदगुरु की, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कुंडली में देखिए कैसे योग है। पंचम भाव बृहस्पति और शुक्र के द्वारा दो दो न्याय के, धर्म के ग्रह एक साथ बैठे हुए। और द्वितीय बुध मंगल के पूर्ण प्रभाव में है, मंगल के पूर्ण प्रभाव में है। और मंगल लॉजिक के प्लैनेट हैं, जो कि शनि से दृष्ट हैं। शनि दार्शनिक है, आप इनकी बातों में दार्शनिकता आप पाएंगे ही पाएंगे। इतनी डीप बातें, इतनी सही अर्थों में और इतने सही लॉजिक के साथ। शनि की दसम दृष्टि देने का काम कर रही है। वृषभ लगन की दूसरी कुंडली बनाइए। तीसरे भाव में बृहस्पति, पांचवें भाव में केतु, सातवें भाव में सूर्य, मंगल, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा। मंगल, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा आठवें भाव में। आठवें भाव में है मंगल, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा। 11वें भाव में राहु। अपनी बातों से पूरी दुनिया को हिला दिए थे ओशो की कुंडली। अष्टम भाव में सारे प्लैनेट, पंचम भाव में केतु, द्वितीय भी अष्टम में। अब ओशो के बारे में हम क्या बताएं, कितनी रहस्यमयी बातें हैं उनकी, जनरली कोई समझ ही नहीं पाया उनको। अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट। तो इस प्रकार से आप देखिए, स्टडी करिएगा इसकी, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी बातों को, जैसे जो जो मैंने अभी सूत्र लिखवाए आपको। इसी प्रकार हम बता रहे थे, द्वितीयेश अगर गुरु के साथ केंद्र और त्रिकोण में, द्वितीयेश गुरु के साथ केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो, तो व्यक्ति हर प्रकार की विद्या आसानी से प्राप्त करता है। और जब वो बोलता है तो उसको सभा में लोग आदर करते हैं, मतलब उसकी बात को सुनते हैं और समझते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक अच्छा वक्ता होता है, क्योंकि दूसरा भाव मैंने आपको लिखवाया वक्ता का भी, वाक्पटुता का भी। इसीलिए गुरु का द्वितीयेश के साथ केंद्र त्रिकोण में जाना द्वितीय भाव को बहुत बल प्रदान करता है। और इस प्रकार की विद्या और ज्ञान को लेता है जो पूरी दुनिया उसकी बात को सुनती है। और बुद्ध और गुरु दोनों भाषण देने में बहुत आगे हैं। बुद्ध और गुरु दोनों भाषण देने में बहुत आगे हैं। इसीलिए द्वितीय का बुद्ध से भी कनेक्शन व्यक्ति को अच्छा ऑरेटर ही बोलिए, ऑरेटर बनाता है। बताया कि द्वितीय भाव का संबंध अगर बृहस्पति से हो जाए तो क्या होता है, और बुध से हो जाए तो क्या होता है। इसी प्रकार द्वितीय स्थान का संबंध और द्वितीय का संबंध अगर मंगल से हो जाए
तो बताया लॉजिकल बातें होंगी। चंद्रमा से स्थित हो जाए तो व्यक्ति कर्म कांड कराने वाला होता है, यानी उसकी बातों में कर्म कांड ज्यादा झलकेगा, कर्म कांड कराने वाला। इसी प्रकार अगर शुक्र का कनेक्शन द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति कविता पढ़ने वाला और कविता को करने वाला होता है, कविता का पढ़ने वाला और कविता को करने वाला होगा। शुक्र का कनेक्शन दूसरे भाव से हो जाए और बुध भी अगर हो जाए तो वाणी भी अच्छी देगा, वाणी भी अच्छी देगा। उनका क्या नाम है, जो कवि है, क्या नाम है उनका? कुमार विश्वास। हाँ हाँ, नाम भूल गए थे। कुंडली लिखिए जरा मकर लगन की, कुंडली लिखिए मकर लगन की। लगन में सूर्य और बुध, दूसरे भाव में शुक्र और राहु, तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल, चौथे भाव में शनि, आठवें भाव में केतु, 10वें भाव में बृहस्पति। अभी मैंने क्या बताया, क्या बताया? द्वितीय भाव में शुक्र का कनेक्शन हो जाए तो व्यक्ति कविता पढ़ने वाला, बोलने वाला होता है। दिख गया आपको? ऐसे पर बृहस्पति की दृष्टि, ऐसे पर बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति को सभा में बहुत सम्मान प्रदान करती है। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि दूसरे भाव पे जा रही है और द्वितीयेश पर भी जा रही है। द्वितीय शनि पर भी बृहस्पति की दृष्टि और दूसरे भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। राहु दूसरे भाव में शुक्र की चीजों को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए बातों में इनके कहीं ना कहीं अश्लीलता भी नजर आती है, लंपटगिरी नजर आती है। राहु शुक्र का कनेक्शन वहां पर थोड़ी अश्लीलता भी दे देता है कभी कभार। द्वितीय शनि का नीच का हो जाना भी इस प्रकार की स्थितियों को जनरेट कर देता है। इसलिए इसीलिए इनकी शुरुआती कविता देखिए तो लड़के और लड़कियों के प्रेम प्रसंग पर इनकी कविताएं ज्यादा हुआ करती थी, वहीं से ये प्रसिद्ध हुए। धीरे धीरे अपनी इन्होंने डिग्निटी को मेंटेन किया और अच्छी कविताओं को लिखा। आजकल तो ये राम कथा भी करने लगे, क्योंकि बृहस्पति का असर पंचम दृष्टि द्वितीयेश और द्वितीय भाव पर दिख रहा है। शुक्र और राहु का कनेक्शन है, कविता के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। सबको समझ में आ गया किस प्रकार से कनेक्शन मिलता है और व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। दूसरी कुंडली लिखिए तुला लगन की, दूसरी कुंडली तुला लगन की। नाम जरूर लिख लीजिएगा इसका, इसका हम बताते जा रहे हैं। लगन में सूर्य, सॉरी लगन में बुध है, नॉट सूर्य, लगन में बुध है, दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र हैं, तीसरे भाव में केतु, पंचम भाव में मंगल और शनि, नवम भाव में राहु, 10वें भाव में चंद्रमा और गुरु। सेम स्थिति हरिवंश राय बच्चन की कुंडली, ये कुंडली हरिवंश राय बच्चन की है, देख लीजिए आप। दूसरे भाव में शुक्र सूर्य के साथ, सूर्य बहुत माइन्यूट चीजों को दिखाता है, बहुत ही माइन्यूट चीजों को दिखाता है। और दूसरे भाव पे शनि की दृष्टि, वो भी स्वराशिस्त शनि की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है और दूसरे भाव पर आ रही है। शनि दार्शनिकता देता है, मधुशाला जैसी जो पोयम है उसको रचने की शक्ति देता है। एक ही बात से बहुत सारी बातें, एक राह तू चला चल पा जाएगा मधुशाला, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं?
कई सारी बातें जो सोच रहा है वो अपने रिस्पेक्ट में सोच रहा है। एक राह तू चला चल, पा जाएगा तू मधुशाला। ये ऐसी शक्ति शनि दार्शनिकता देता है ना, बताया मैंने। कविता शुक्र देगा, और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि, यहां पर भी उच्च के बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन की कुंडली है, आपने देखी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नहीं क्लियर हो गई? बातों में बड़ी आइडियलिस्टिक गंभीरता सूर्य देता है, जबकि कुमार विश्वास में वहीं पर राहु बैठ के लंपटगिरी कर रहा था, यहां पर सूर्य दे रहा है। इनकी आप पोयम पढ़िए, आपको समझ में आएगा। धनु लगन की कुंडली बनाइए, चौथे भाव में शनि करिए, लगन में केतु करिए, चौथे भाव में शनि, सातवें भाव में राहु, आठवें भाव में शुक्र, नवें भाव में गुरु, मंगल, चंद्रमा, 10वें भाव में सूर्य, 11वें भाव में बुध। द्वितीय भाव में यहां पर भी शुक्र का असर है। 8वें भाव में बैठा है, बहुत सारी कविताएं आक्रामकता को दिखाती है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, सीधा ललकार करके कहा था इन्होंने कि अब ऐसे नहीं चल सकती है, सिंहासन खाली करोगी जनता आती। और जो आपको कविताएं मिल जाएंगी जो कर्ण के ऊपर इन्होंने लिखी हैं, कर्ण के ऊपर सबसे बड़ा योगदान इनका जो दिया इन्होंने रश्मि रथी में, ये 8वें भाव ही कर सकता है। 8वें भाव में बैठा शुक्र दूसरे भाव को 10 देता है, और 8वीं भाव क्या है, इन्हीं सब चीजों का एकदम आक्रामकता देता है। त्रिकोण में बैठा बृहस्पति लग्न पर अपना प्रभाव डालता है, लग्नेश लगन को देख रहा है। लग्नेश बृहस्पति नवम भाव में बैठा है, लगन को देख रहा है, जिसके कारण से प्रसिद्धि तो आप जानते ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर की जो भी हुई। और गज केसरी योग बड़ा सुंदर सा योग, त्रिकोण भाव में गज केसरी योग बना हुआ है, और अष्टमेश के साथ बना हुआ है। कोई सिंहासन सिंहासन नहीं लेने दिया उसने, अष्टमेश के साथ बना हुआ है। और मंगल जो कि 12th लॉर्ड और पंचम लॉर्ड है, पंचम बुद्धि और मैनेजमेंट और किसी भी चीज को रचने की शक्ति देता है पंचम भाव। पंचम भाव का लॉर्ड मंगल, लॉजिकल प्लेनेट, 9th हाउस में बैठा हुआ, अष्टमेश के साथ बैठा हुआ, बुद्धि में जो चलता होगा हमेशा जो सत्ता पक्ष है उसके विपरीत ही बात करना इनका काम होगा। पंचमेश अष्टमेश के साथ बैठा हुआ, नवम भाव में लग्नेश। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने कहा, द्वितीय भाव में शुक्र का होना कविता अलंकार शास्त्र को जानने वाला होता। समझ में आई बात? लेकिन अगर शनि दूसरे भाव में केवल बैठा हो तो व्यक्ति दुष्ट प्रकार का होगा, अकेला शनि, मूर्ख टाइप की बातें करता है, ज्ञान की बातें नहीं करेगा, लेकिन कोई दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पर चले बृहस्पति की दृष्टि है तो फिर तो गंभीरता दे देगा, गंभीरता दे देगा। अकेला शनि अगर वहां पर बैठा है, जितना दुष्ट होकर बैठा है, मतलब अच्छा नहीं है, अगर अच्छा है तब तो अच्छी बात हो, तब तो दार्शनिकता वाली बातें करेगा।
लेकिन खराब हो गया तब तो नहीं कर पाएगा ना। तो मैंने आपको शुक्र के कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखाए कि किस प्रकार से शुक्र दूसरे भाव को प्रभावित करता है, क्योंकि शुक्र सर कवि। दृष्टि के अलावा ट्राइन का भी फर्क होगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। शुक्र कविता, अलंकार, आभूषण जैसी चीजों को रचने की शक्ति ये शुक्र की ही है। इसीलिए शुक्र का दूसरे भाव, जो वाणी का भाव है, विद्या का भाव है, संस्कार का भाव है, जब उससे कनेक्ट होता है तो व्यक्ति कविता के माध्यम से समाज को इन बातों को दिखाने की कोशिश करता है। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही अक्खड़ पोएट हुए, हमेशा सत्ता पक्ष के अपोजिट बात करी। वही एक अकेले थे जो उन्होंने ललकारा था कि शासन क्या सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसके बारे में बहुत हंगामा मचा था, बट फिर भी अपनी बात को ये रखने से कभी हटे नहीं। रश्मि रथी आप पढ़िए, एक एक लाइन आप पढ़ करके, कण का करेक्टर पढ़ करके आप सहम जाएंगे। उसी में उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मैं गलत, मतलब कि मैं गलत लोगों का साथ दे रहा हूं, लेकिन चूंकि उसने मेरे दुर्योधन नहीं मुझे उसका साथ दिया, मेरे गलत समय में साथ दिया, तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता। आप बहुत अच्छी तरह कविता से उन्होंने उसको अलंकृत करके रामधारी सिंह दिनकर जी ने दिया। गूढ़ता की बातें अष्टम भाव, डीप बातें अष्टम भाव, शुक्र का कनेक्शन कविता के माध्यम से यहां पे आपको देता है। शनि का अकेले दूसरे भाव में कनेक्शन हो जाए तो शनि अंधकार का प्लेनेट है, रोशनी से दूर है। इसीलिए शनि का कनेक्शन दूसरे भाव से अगर केवल है, बृहस्पति शुक्र का कनेक्शन नहीं है, तो व्यक्ति लगभग पढ़ाई से दूर रहता है, लगभग पढ़ाई से दूर रहता है। अगर दूसरे भाव पे इसका संबंध है तो आप यकीन मानिए बचपन में उसकी जो एजुकेशन होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। चौथे भाव यानी 12 तक उसके आगे हो सकती है, पांचवें भाव में आता है तो मतलब पांचवें भाव में शनि का कोई कनेक्शन नहीं है तो हो सकती है अच्छी एजुकेशन। लेकिन अगर दूसरे भाव में शनि का कनेक्शन हो जाए, एक तो वाणी में गड़बड़ देता, अकेले शनि की बात कर रहे हैं, वहां पे शनि के दोस्त आ जाए राहु केतु तो और तांडव मचाएंगे। लेकिन अगर शनि के साथ वहां उनके बृहस्पति शुक्र की दृष्टि है, तब वही चीज दार्शनिकता में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वही चीज दार्शनिकता में कन्वर्ट हो जाएगी। वो भी ऐसी सी बातें करेगा जो लोगों के समझ के बाहर होंगी। मरकरी क्या करेगा सर? मरकरी बुद्धि और विद्या और वाणी का कारक है। अगर द्वितीयेश का कनेक्शन बुद्ध के साथ हो जाए, बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो वो अच्छी सभा को संबोधित करता है और सम्मान प्राप्त करता है अगर सूर्य अच्छा है तो। बुद्ध खुद एक वाणी का कारक प्लेनेट है। शनि के बारे में बता दी, प्रकाश का विरोधी है, विद्या से दूर रहने वाला, इसलिए अधिक पढ़ने नहीं देगा। दूसरे भाव में मतलब बचपन की एजुकेशन को जरूर शनि किसी 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 ना किसी रीजन से खराब करेगा। कुछ भी हो सकता है, तो तबीयत खराब हो, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, या कुछ भी ऐसा होगा जो उसको पढ़ने नहीं देगा या समस्याएं देगा। दुष्ट कार्यों में प्रवृत्ति को बढ़ाता है। उसका प्रभाव अगर चौथे भाव पर आ जाए शनि का, तो कहने की जरूरत नहीं कि मानसिक स्थिति को खराब कर देता है। इस कारण से बच्चा नहीं पढ़ पाता। बाकी पांचवें में हमने बता दिया, लेकिन ये तभी बात लगेगी जब वहां पे शनि खराब होकर के जाए। वहीं अच्छे होकर के जाएंगे तो स्थितियां बदल देंगे, खराब होके जाएंगे तो स्थितियां अलग हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से भावार्थ रत्नाकर में विद्या को लेकर के जो बातें कही गई हैं, और उसके को मैंने आपको कुंडली के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी, कितनी सटीक बातें निकल कर आती हैं यहां से। अब नेक्स्ट इसी के आगे बताएंगे कब व्यक्ति परीक्षा में पास होगा, कब फेल होगा, कब कोई वो कंपटीशन क्वालिफाई करेगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, उसका D24 चार्ट से उसका क्या कनेक्शन होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय श्री राम।